नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मीमांसा ऑनलाइन एकेडमी में। रीट सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस की इस सीरीज़ में हम आज आपके लिए हमारा वीडियो नंबर 5 लेकर आए हैं। वीडियो नंबर 5। इससे पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता और ऋग्वेदकालीन सभ्यता की अपन बात कर चुके हैं। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी इस एक ही वीडियो के अंदर। तो चैनल को लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को भी लाइक करें और सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। तो चलिए अपन बात करते हैं उत्तर वैदिक काल की। देखिए, ऋग्वैदिक काल के बाद जिस युग का प्रारंभ हुआ था, जिस काल का प्रारंभ हुआ था, उसे कहा जाता है उत्तर वैदिक काल, जिसकी समय सीमा मानी जाती है 1000 से 600 ईसा पूर्व की। ऋग्वेद के बाद जिन 3 वेदों की रचना हुई थी वो इसी काल में हुई थी। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में ही 3 जो वेद हैं, जैसे ऋग्वेद की रचना हो चुकी थी, उसके बाद सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, तीनों की रचना जिस काल में मानी जाती है उसी को हम कहते हैं ऋग्वेदिक काल कहा जाता है। ऋग्वेदिक काल के अंतर्गत देखिए, ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत क्या हुआ था कि जो संस्कृति जो थी वो हमारे, इसका जो प्रभाव था वो हमारे मध्य देश पर आ चुका था। मध्य देश से मतलब कि इसका जो प्रभाव है वो आ चुका था। ठीक है, तो अब इसके सभी हम बात हम करते हैं कि ऋग्वैदिक काल के बाद का काल राजनीतिक रूप से कैसा रहा, सामाजिक रूप से कैसा रहा, ये हम इस वीडियो में बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं राजनीतिक व्यवस्था की। राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार से इस काल में रही। देखिए, इसमें क्या हुआ था, सबसे पहले जो है वो राष्ट्र शब्द का जो प्रचलन है वो उत्तर वैदिक काल में प्रारंभ हुआ। सभा व समिति का नियंत्रण जो था वो समाप्त हो गया था। सभा व समिति का जो नियंत्रण जो था राजा के ऊपर, वो क्या था, वो समाप्त हो चुका था। हमने बात की थी कि 3 तरह की समितियाँ थी, उसमें से सभा व समिति का जो नियंत्रण जो था वो राजा के ऊपर समाप्त हो चुका था। इसका मतलब ये हुआ कि इस टाइम पीरियड में जो राजा जो था वो केवल और केवल कबीले का सरदार नहीं, बल्कि एक इकाई यानी कि एक राष्ट्र जो के नाम बन चुका था, उसका संपूर्ण जो है वो अधिकार उसने कर लिया था। इस कारण से उसने सभा व समिति को जो है वो समाप्त कर दिया था, यानी कि वो अपने निर्णय जो था वो स्वयं ही लेता था। और जो प्रजा जो थी वो अपनी जो अर्निंग जो होती थी, अपनी जो जीविकोपार्जन के लिए जो भी वो कमाते थे, उसका 16वां भाग जो है वो कर के रूप में प्रारंभ कर चुके थे, कर के रूप में देते थे। 16वां भाग कर के रूप में देते थे। और राजा जो है वो केवल एक कबीले का सरदार ना होकर क्या हो गया था, सभी का जो है वो राजा बन चुका था। और उसने अपने आप को वंशानुगत घोषित कर दिया था कि मेरे बाद मेरा बेटा बनेगा। वंशानुगत उसने घोषित कर दिया था और राजतंत्र जो था उसका प्रारंभ यहाँ से हो चुका था। उसके बाद देखिए, विदत नाम की जो सभा थी, उसको भी यहाँ पे जो है विदत नाम की सभा में महिलाओं के जो अधिकार थे, महिलाओं का जो एक तरह से एक उसमें सम्मिलित होने की जो था, वो सब क्या है, इसमें समाप्त कर दिया गया। मतलब विदत की जो सभा में महिलाएं जो है वो हिस्सा नहीं लेगी। इसका मतलब ये हुआ कि उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। ठीक है, उसके बाद गण का जो मुखिया होता था वो कहलाता था गणपति। गण का मुखिया कहलाता था गणपति। तो इस तरह से मुखिया जो है यहाँ पे गण जो है वो बन चुका था। अब इंद्र के स्थान पर जो देवता यहाँ पे प्रसिद्ध हुए, उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता की अगर बात अपन की जाए तो इंद्र के स्थान पर यहाँ पर देवता आ चुके हैं प्रजापति। कौन से देवता, प्रजापति का यहाँ पे प्रारंभ हो चुका था। अब देखिए, सम्राट जो थे, सम्राटों ने भी अपने आप को जो है वो 4 भागों में बांट रखा था कि उत्तर का सम्राट जो था वो उसका नाम सम्राट था, पूर्व का विराट कहलाता था, दक्षिण का स्वराज कहलाता था और पश्चिम का एकराट कहलाता था। और जो इन चारों को जो जीत जाता था उसको एकराट की उपाधि प्रदान की जाती थी। वो एकराट की उपाधि प्राप्त जो है वो करता था, चारों को जीतने वाला। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। पॉइंट नंबर 1 की अपन बात कर चुके हैं। 2 की बात करते हैं यज्ञ के बारे में। कौन कौन से यज्ञ थे, यज्ञ से भी क्वेश्चन बनता ही है।
इन वीडियोस में हम परीक्षा के दृष्टिकोण से ही लेकर चलेंगे। चलिए यज्ञ की बात करते हैं। सबसे पहला यज्ञ आता है राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ जो था वो राज्याभिषेक के समय जो यज्ञ किया जाता था उसे राजसूय यज्ञ कहते थे। इस यज्ञ में जो था वो राजा जो था वो अपने जो 12 अधिकारी होते थे जिनको रत्नी कहा गया है उनके घर पर जाता था और राज्याभिषेक के समय ये यज्ञ किया जाता था। वाजपेयी यज्ञ, अगर हम बात करें वाजपेयी यज्ञ की तो वाजपेयी यज्ञ में क्या होता था? वाजपेयी यज्ञ में रथ दौड़ का आयोजन किया जाता था। यज्ञ के समय रथ दौड़ का आयोजन किया जाता था। कौन सी यज्ञ में? वाजपेयी यज्ञ में। अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ के बारे में हमने सुना हुआ है कि जिसमें राजा जो था वो अश्व बेचता था और वो अश्व जिस जिस राज्य से होकर गुजरता था उसमें उसका शासन माना जाता था और जो भी राज्य अश्व को रोकने का साहस करता था उसके साथ में वो राजा युद्ध करता था। ये तो हमें पता ही है, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं अग्निष्टोम। अग्निष्टोम यज्ञ में क्या होता था? इसमें क्या होता था कि अग्नि के समक्ष पशु या मनुष्य की बलि दी जाती थी। बलि देने का कार्य करते थे और बलि देने का कार्य यानी कि ये यज्ञ जो करने का जो कार्य था वो केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ग के लोग ही कर सकते थे, दूसरे वर्ग के लोग नहीं कर सकते थे। सोत्रामणि की अगर हम बात करें, सोत्रामणि नाम का यज्ञ है, ये इंद्र के लिए किया जाता था। इंद्र को प्रसन्न करने के लिए ये सोत्रामणि नाम का जो यज्ञ है वो किया जाता था। तो जो सोत्रामणि नाम का जो यज्ञ था वो इंद्र को प्रसन्न करने के लिए किया जाता था। यहाँ से ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। उसके बाद में अपन बात करते हैं पुरुषमेघ। पुरुषमेघ यज्ञ में जो था वो क्या होता था कि बलि का प्रावधान था, बलि इसमें दी जाती थी। पुरुषमेघ यज्ञ में क्या होता था? बलि का प्रावधान था, इसमें पुरुष की जो थी वो बलि दी जाती थी और ये यज्ञ जो था वो ब्राह्मणों या क्षत्रियों द्वारा ही किया जाता था। ये भी यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप। अग्निहोत्री यज्ञ, इसमें अग्नि देवता को समर्पित ये यज्ञ था, ठीक है। इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात नहीं है। और पंचपशु के लिए इसमें 5 पशुओं की बलि दी जाती थी, ठीक है। तो इस तरह से यज्ञों से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ से बन सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं सामाजिक व्यवस्था की, जो कि एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है यहाँ से। सामाजिक व्यवस्था, उत्तर वैदिक काल की जो सामाजिक व्यवस्था थी वो अब कहाँ से, वो अब जो है वो वर्गों पर आधारित हो चुकी थी, यानी कि गोत्र व्यवस्था प्रारंभ हो चुकी थी। गोत्र व्यवस्था प्रारंभ होने का सर्वप्रथम उल्लेख हमें अथर्ववेद से प्राप्त होता है। अब जो था वो समाज 4 वर्गों में बढ़ चुका था, ब्राह्मण में, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इस तरह से इनके जो अधिकार थे वो अलग अलग हो चुके थे। अब जो ब्राह्मण वर्ग जो था वो सर्वोच्च अधिकार प्राप्त करता हो चुका था। उसके बाद में क्षत्रिय, उसके बाद में वैश्य और सबसे समाज में जो निम्न वर्ग जो माना गया था वो माना गया था शूद्र का, ठीक है। तो यहाँ से जो है उत्तर वैदिक काल में जो है वो सामाजिक व्यवस्था 4 वर्गों में प्रारंभ हो चुकी थी। इससे पहले जो था उसमें क्या होता, ऋग्वेद काल में क्या था कि वर्ण व्यवस्था, जो सामाजिक व्यवस्था जो है वो कर्म पर आधारित थी, पर यहाँ पर जो है वो वर्ण पर आधारित हो चुकी थी। अब हम बात करते हैं आश्रम। आश्रमों की अपन बात करें तो सबसे पहले है ब्रह्मचर्य आश्रम, जिसमें 0 से 25 वर्ष तक की आयु मानी जाती थी। जो जीवन का जो वसंत ऋतु वाला जो आश्रम जो कहलाता है वो यही कहलाता है, जिसमें बालक को जो है वो शिक्षा के लिए भेजा जाता था। गृहस्थ आश्रम की बात करें 26 से 50 वर्ष का, और उसके बाद अपन वानप्रस्थ आश्रम की बात करें 51 से 75 तक। वानप्रस्थ आश्रम में मनुष्य जो था वो अपने पारिवारिक सुखों को भूलकर जो है वो अपने आप को समाज को समर्पित कर देता था, ठीक है। उसके बाद में जो एक और इम्पोर्टेंट बात अपन करते हैं वो स्त्रियों की स्थिति। स्त्रियों की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा? स्त्रियों की स्थिति, जैसा हमें पता है कि उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई, ठीक है। स्त्रियों के जो पैतृक संपत्ति के जो अधिकार थे वो यहाँ पर समाप्त कर दिए गए। गार्गी, मैत्रेयी, कात्यायनी, वेदवती, सुमला जैसी कुछ विदुषी स्त्रियाँ इस काल में थी, पर उसके बावजूद भी स्त्रियों का जो अधिकतर जो एक बड़ा जो वर्ग था वो अशिक्षित था। कुछ विदुषी स्त्रियों के नाम यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, जैसे ऋग्वेद काल की विदुषी स्त्रियों के नाम अलग थे, यहाँ पे अलग है। यहाँ पे आपको मिलेंगे गार्गी, मैत्रेयी, कात्यायनी, वेदवती और सुमला आदि, ठीक है। इसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट बात है
कि स्त्रियों को जो है वो दुखों का मूल यानी कृपण जो है वो इस काल में एक संज्ञा दी गई स्त्रियों को, जिसका उल्लेख हमें ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण में स्त्रियों को कृपण कहा गया है, यानी कृपण का मतलब होता है सभी दुखों का मूल, ठीक है। और भगवत गीता में स्त्रियों को जो है वो शुद्ध माना गया है, भगवत गीता में भी स्त्रियों को शुद्ध माना गया है। तो इस प्रकार के बिंदुओं से स्पष्ट होता है कि स्त्रियों की स्थिति में उस समय बहुत ज़्यादा गिरावट आ चुकी थी, ठीक है। अब अपन बात करते, इसके आगे बात करते आर्थिक व्यवस्था की। आर्थिक व्यवस्था कैसी थी? देखिए, मुख्य फसल उस समय थी जौ और धान। उत्तरवेदी काल के मुख्य फसल के बारे में अगर पूछा जाए तो हमारा उत्तर होगा जौ और धान। लोहे का व्यापक प्रयोग हुआ था, और अब यहाँ पर जो कर जो थे टैक्स वो स्थायी हो चुके थे, यानी फिक्स हो चुके थे कि इतना भाग तो जनता को, राजा को देना ही है। और बलि कर जो था उसको भी क्या किया गया था, उसको भी एक स्थायी कर के रूप में बना दिया गया था, ठीक है। अब यहाँ से जो व्यवस्थाएं थी वो स्थायी रूप प्रारंभ करना शुरू हो चुकी थी। अब अपन बात करते हैं वेदों के बारे में, जो कि यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। चारों वेदों के बारे में हम बात करेंगे, चार वेद किस प्रकार से, उसमें क्या मिलता है, उनमें क्या उल्लेख किया गया है, ये हम शुरू करेंगे। सबसे पहला वेद अपन बात करेंगे ऋग्वेद, ठीक है, जो कि सबसे क्या है, प्राचीन है, ठीक है। सबसे प्राचीन वेद अगर माना जाता है तो वो है ऋग्वेद। इसकी भाषा की अगर अपन बात करें तो वो है प्राकृत, या आप कह सकते हैं प्राक, ठीक है। प्राकृत भाषा जो है वो इसकी है। ऑप्शन में अगर प्राक आता है तो वो भी सही होगा, प्राकृत है तो वो भी सही माना जाएगा। ऋग्वेद में 10 मंडल थे, 1028 इसमें सूक्त हैं, 10,458 मंत्र या फिर अपन कह सकते हैं ऋचाएं हैं। यहाँ से भी प्रश्न बनता है, ये भी आपको याद रखना है, कितने मंडल है, 10 मंडल है, सूक्त कितने हैं, 1028 है, 10,458 मंत्र या ऋचाएं मानी जाती है या फिर इसमें है। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है बालखिल्य। बालखिल्य क्या है कि जो 8वें मंडल में जो बाद में जो 10 मंडल जो बाद में जोड़े गए, 8वें मंडल के बाद में जो 10 बाद में जो जोड़े गए उसको यहाँ पे बालखिल्य नाम दिया गया है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऋग्वेद का जो सबसे प्राचीन मंडल है वो माने जाते हैं 2 से लगाकर 9 तक, 2 से 9 तक जो है वो प्राचीन मंडल है। 10वां सबसे अंत में जुड़ा, 10वां मंडल जो है वो सबसे अंत में जुड़ा, 10वां मंडल सबसे अंत में यहाँ पे जोड़ा गया। ऋग्वेद में जो सर्व प्रमुख देवता कौन माने गए हैं, इंद्र माने गए हैं, जबकि उत्तरवेदी काल में प्रजापति वहां पर आ चुके हैं। शाकल संहिता उपलब्ध है, यानी कि ऋग्वेद काल में कुल तरह की 5 संहिताएं हमें मिली है, जिसमें से वर्तमान में जो संहिता उपलब्ध है उसका नाम है शाकल, ठीक है। ऋग्वेद काल में जो पुरोहित होता था उसको कहा जाता था होता या होत्री, ठीक है, ये आप ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ब्रह्मा का उल्लेख तो ऋग्वेद काल में किया गया है, ब्रह्मा का उल्लेख नहीं है, परंतु लक्ष्मी का उल्लेख ऋग्वेद काल में किया गया है। ब्रह्मा का उल्लेख ऋग्वेद काल में नहीं किया गया है, जबकि लक्ष्मी का उल्लेख किया गया है। गायत्री मंत्र जो बहुत ही यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि गायत्री मंत्र कौन से मंडल में है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र है। और पुरुष सूक्त कौन से मंडल में है, तो वो है 10वें मंडल में। पुरुष सूक्त में क्या है, इसमें मनुष्य की उत्पत्ति बताई गई है कि मुख से किसका जन्म हुआ, जांघों से किसका जन्म हुआ, ये जो चारों बातें जो हैं, ये जो बात है वो पुरुष सूक्त में कही गई है, जो कि 10वें मंडल में है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। तो ऋग्वेद से संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से, ये मैंने आपको बता दिए। अब अपन बात करते हैं सेकंड सामवेद के बारे में बात करते हैं। सामवेद का मतलब होता है सामूहिक गान, सामूहिक गान, ठीक है, सामवेद यानी सामूहिक गान। सामवेद को हम भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। भारतीय संगीत की जो उत्पत्ति जो मानी जाती है वो सामवेद से मानी जाती है। भारतीय संगीत का जनक किसको कहा जाता है, सामवेद को कहा जाता है, यानी कि इसमें संगीत से संबंधित ज्ञान जो है वो भरा हुआ है। इसमें 7 स्वरों का उल्लेख किया गया है, 7 स्वरों का उल्लेख भी इसमें सामवेद में है। पुरोहित को यहाँ पे उद्गाता कहा गया है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है कि सामवेद में पुरोहित को क्या कहा गया है, उद्गाता कहा गया है। सूर्य की स्तुति के मंत्र इसमें अधिकतर है। अधिकतर जो सामवेद में जो मंत्र मिलेंगे वो सूर्य की स्तुति से संबंधित है। सरस्वती नदी के विलुप्त होने का कारण, सरस्वती नदी के विलुप्तीकरण के जो बात है वो भी हम सामवेद में हमें मिलती है। तो सामवेद के बारे में ये बातें आप ध्यान रखिए। नंबर 3 अपन बात करते हैं यजुर्वेद।
यजुर्वेद को कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है। कर्मकांड से संबंधित जो विवरण है वो हमें यजुर्वेद में प्राप्त होते हैं। यज्ञ से संबंधित विधि विधान हमें यजुर्वेद में मिलते हैं। इसकी रचना कुरुक्षेत्र में की गई थी। ये इंपॉर्टेंट यहाँ से कि यजुर्वेद की जो रचना है वो कहाँ की गई थी? कुरुक्षेत्र में की गई थी। चंपू शैली में लिखा गया है, यानी गद्य और पद्य दोनों। ये बहुत बार क्वेश्चन बना हुआ है कि कौन सा वेद जो है वो चंपू शैली में है, तो आंसर होगा यजुर्वेद। पुरोहित को यहाँ पे उर्ध्वर्यु कहा गया है, ये आप ध्यान रखिएगा। पुरोहित का नाम यहाँ पर उर्ध्वर्यु हो चुका था। मंत्रों की संख्या है 1990। और यहाँ पर हम ये इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि यजुर्वेद की जो 2 शाखाएं हमें प्राप्त होती है, एक शुक्ल शाखा और एक कृष्ण शाखा, 2 शाखाएं यजुर्वेद की प्राप्त होती है। अब हम इसी वीडियो में हम आगे चलते हैं, अथर्ववेद के बारे में बात करते हैं। चौथा वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद में क्या मिलता है हमें? वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेत, औषधि विज्ञान, ये सारी जो बातें हैं वो हमें अथर्ववेद में मिलती है। मंत्रों का उच्चारण यहाँ पे ब्रह्मा कहलाता है। 731 सूत्र हैं, 6000 मंत्र हैं और इसमें 20 अध्याय हैं। अथर्ववेद में सभा और समिति की हम बात कर चुके हैं पहले। तो सभा और समिति को राजा की पुत्रियां कहा गया है। यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अब चलिए, हम इतनी सारी हम बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे उपवेदों के बारे में। ये तो मुख्य थे, अब इनके उपवेद की बात करते हैं। जैसे ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद है। यजुर्वेद का क्या है? धनुर्वेद है। सामवेद का क्या है? गंधर्व वेद है। और अथर्ववेद का क्या है? शिल्पवेद है। अब एक और जो पॉइंट बचा हुआ है वो है वेदांग। वेदों के कौन कौन से अंग का जो विवरण हमें मिलता है वो है, वेदों का नाक शिक्षा को कहा गया है, वेदों के हाथ कल्प को कहा गया है, वेदों के कान निरुक्त को कहा गया है, वेदों का मुख व्याकरण को कहा गया है, वेदों का पाद यानी पैर छंद को कहा गया है, और वेदों की आंख जो है वो ज्योतिष को कहा गया है। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में उत्तर वैदिक काल की जो स्थितियाँ रही उनके बारे में बात की। परीक्षा के दृष्टिकोण से खास चीज़ों के बारे में हमने बात की। नेक्स्ट वीडियो में हम और इनके बारे में बात करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। थैंक यू वेरी मच।